हाय गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन ऑफ AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। सीए आईपीसीसी के स्टूडेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। सीए इंटर न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स एडवांस अकाउंट्स में ये एएस एप्लीकेबल है और सीए फाइनल ओल्ड सिलेबस के लिए भी ये एप्लीकेबल है। एक क्विक रिवीजन से क्या हो जाएगा कि आपके जो कुछ दिन में अगर एग्जाम आने वाले हैं तो आपको ये क्विक रिवीजन से पूरा समझ में आ जाएगा और आप बहुत अच्छा कंसेप्चुअली स्कोर कर पाओगे अगर इसका क्वेश्चन आया तो। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से। आई होप आपके पास मेरा चार्ट बुक होगा। अगर चार्ट बुक होगा तो बहुत अच्छी बात है, चार्ट बुक नहीं है तो आप यहीं से थोड़ा थोड़ा करके देखते जा सकते हैं, ठीक है ना। बीच में अगर लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सबसे पहले हम AS22 की बात करेंगे तो उसके नाम का उसका क्या नाम है? अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। याद रखिएगा, टैक्सेस ऑन इनकम की बात कर रहे हैं, मतलब जो इनकम के ऊपर टैक्सेस लगते हैं। अब आप बोलोगे सर टैक्सेस तो इनकम के ऊपर ही लगते हैं, मैं बोलूंगा नहीं, टैक्सेस इनकम के ऊपर के अलावा टैक्सेस सेल्स के ऊपर भी लगते हैं, जैसे जीएसटी। तो यहां पर हम जीएसटी के टैक्सेस की अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम डायरेक्ट टैक्स स्पेशली इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग ध्यान से देखिए कि क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। सबसे पहले एक पहला टर्म आता है अकाउंटिंग इनकम। अकाउंटिंग इनकम अब हमें समझना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि टोटल मिला के दो टाइप की इनकम होती है। पहला होता है अकाउंटिंग इनकम, दूसरा होता है टैक्सेबल इनकम। दोनों इनकम के बीच के जो डिफरेंसेस होते हैं उसी को बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस या परमानेंट डिफरेंस। तो पहला जो अकाउंटिंग इनकम है, अकाउंटिंग इनकम का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग इनकम मतलब जो तुम P&L बनाते हो ना, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो तुम्हारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलता है ना, उसी को अकाउंटिंग इनकम कहते हैं मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट होता है उसमें जो पीबीटी आता है उसी पीबीटी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग इनकम। दूसरा टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम अगर तुमने डीटी पढ़ा है तो डीटी में जब तुम कंप्यूटेशन बनाते हो ना, कंप्यूटेशन सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग तुम जब इनकम निकालते हो, बिजनेस इनकम निकालते हो, तो उसमें जो लिखते हो ना तुम उसमें तुम अकाउंटिंग इनकम में पीबीटी में तुम डिडक्शंस लेते हो, डिसअलाउंसेस लेते हो, पीजीबीपी के सारे सेक्शंस लगाते हो और वो लगाने के बाद जो तुम्हारी इनकम आती है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग उसको बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। मतलब टैक्सेबल इनकम मतलब जो इनकम तुमने टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की है। तो इधर टैक्स नहीं आएगा, इधर आएगा इनकम कैलकुलेटेड एज पर टैक्स लॉ। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट है करंट टैक्स। सर ये करंट टैक्स क्या होता है? देखो तुम्हें टैक्स किस पे करना होता है, मेरी बात को समझना। तुम टैक्स किस पे करते हो? अकाउंटिंग इनकम पे, मतलब जो पीबीटी आया, कि टैक्सेबल इनकम पे? हम टैक्स पे करते हैं टैक्सेबल इनकम पे, तभी तो नाम है टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम जिस पे टैक्स लगेगा, तो जिस पे टैक्स लगेगा वो टैक्सेबल इनकम होती है। तो अगर तुम उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करोगे तो वो तुम्हारा करंट टैक्स आ जाएगा। तो करंट टैक्स मतलब टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंटिंग इनकम शो होती है, पर टैक्स अकाउंटिंग इनकम पे रियली में नहीं लगता, टैक्स लगता है टैक्सेबल इनकम के ऊपर। इसीलिए हमें टैक्सेबल इनकम निकालनी पड़ती है, इसीलिए अब उसके ऊपर हम टैक्स निकालते हैं और वो जो टैक्स निकालते हैं उसको बोलते हैं करंट टैक्स। डेफर्ड टैक्स क्या होता है? डेफर्ड टैक्स, यही तो रीजन है साला, दिक्कत इसी बात की है, पता है क्या? क्योंकि हमारे P&L में जो इनकम दिख रही है वो दिख रही है अकाउंटिंग इनकम, पीबीटी। साला टैक्स हम उस पे नहीं भर रहे, टैक्स हम भर रहे हैं टैक्सेबल इनकम के ऊपर। मिसमैचिंग हो रहा है। मिसमैचिंग होने के चक्कर में हमने हमारे जो दोनों इनकम्स हैं, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम, उनके बीच में अगर डिफरेंसेस है, उस डिफरेंस के ऊपर हम डेफर्ड टैक्स निकालते हैं और वो डिफरेंस होता है टाइमिंग डिफरेंस। हालांकि डिफरेंस एक और हो सकता है परमानेंट डिफरेंस, पर परमानेंट डिफरेंस के ऊपर डेफर्ड टैक्स नहीं निकलता। सर ये टैक्स एक्सपेंस क्या होता है? टैक्स एक्सपेंस को थोड़ा सा समझने के लिए इसको ये देखिए कि अगर मान लीजिए आप SPL, आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, यहां आपका दिख रहा है PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब अकाउंटिंग इनकम। उसके नीचे आप पता ये दिखाते हो टैक्स एक्सपेंस, उसके नीचे आपका ऐसा कुछ दिखता है टैक्स एक्सपेंस। और उस टैक्स एक्सपेंस में आपके दो आइटम आते हैं, एक आता है करंट टैक्स, ये भी एक एक्सपेंस ही होता है। करंट टैक्स कैसे? करंट टैक्स ये वाला करंट टैक्स, ठीक है ना। और उसके जस्ट नीचे आता है प्लस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी माइनस डेफर्ड टैक्स असेट, या इसको मैं अगर ऐसा भी लिखूं तो प्लस माइनस डेफर्ड टैक्स। अब मैं प्लस माइनस क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि अगर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमने क्रिएट की है तो वो भी एक्सपेंस है, तो उस एक्सपेंस के साथ करंट एक्सपेंस के साथ प्लस हो जाएगा। अगर डेफर्ड टैक्स असेट है तो एक तरीके से इनकम है, तो एक्सपेंस के साथ वो माइनस होगा, और इन दोनों को मिला के आता है टैक्स एक्सपेंस। आई बात समझ में?
ये होता है आपका टैक्स एक्सपेंस। आई होप आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं सर, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। हाँ, डिफरेंस बिटवीन अकाउंट, अब मुद्दा क्या है, हमें AS 22 में डिफरेंस देखना है अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम के बीच के कौन कौन से डिफरेंस आते हैं। तो दो टाइप के डिफरेंस आते हैं। पहला डिफरेंस आता है परमानेंट डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस आता है टाइमिंग डिफरेंस। पहला डिफरेंस आता है परमानेंट डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस आता है टाइमिंग डिफरेंस। यहां पर भी लिखा है मैंने कि अकाउंटिंग इनकम मतलब PBT एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हालांकि मुझे यहां पर लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैंने डेफिनेशन में ऑलरेडी लिख लिया है, बट फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। अब परमानेंट डिफरेंस और टाइमिंग डिफरेंस क्या होते हैं। मैं अगर आपको बोलूं कि आपकी PBT अकाउंटिंग इनकम है 1 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए कैसे आया, इस 1 लाख रुपए में से आपने 1 लाख रुपए जो ये आया है ऑलरेडी इसमें से आपने डेप्रीसिएशन माइनस करके रखा है जो कि आपने लगाया एज पर कंपनीज एक्ट। मान लीजिए आपने 15,000 रुपीज का डेप्रीसिएशन लगाया और माइनस करने के बाद आपका 1 लाख रुपीज का अकाउंटिंग इनकम आ रहा है। आप जानते होंगे कि इनकम टैक्स में आपको जो डेप्रीसिएशन का बेनिफिट मिलता है वो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग उनके रेट्स अलग होते हैं, यूजफुल लाइफ अलग मानी जाती है, सेक्शन 32। वहां पर अगर आप टैक्स डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां के हिसाब से आपको डेप्रीसिएशन का 20,000 का बेनिफिट मिल रहा है करंट ईयर में, जबकि आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेप्रीसिएशन 15,000 रुपए रिकॉर्ड किया है। जब आप टैक्सेबल इनकम निकालोगे तो आप क्या करोगे, आप 1 लाख रुपीज का अकाउंटिंग इनकम लिखते हो, आप डिसअलाउ करते हो डेप्रीसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट। जैसे ही आप डिसअलाउ करोगे तो 15,000 रुपए एड बैक हो जाएंगे 1 लाख में, ये हो जाएगा 1,15,000, 1,15,000। देन यू नीड टू डिडक्ट द डेप्रिसिएशन अलाउड एज पर इनकम टैक्स, दैट इज 20,000 ऑफ द करंट ईयर। इन दैट केस द टैक्सेबल इनकम विल बी 95,000। Now the taxable income is 95,000, the accounting income is 1 lakh. There's a difference of 5,000 rupees. Now we need to understand कि ये जो 5,000 का जो डिफरेंस है, ये 5,000 का डिफरेंस क्या है, परमानेंट डिफरेंस है कि टाइमिंग डिफरेंस है। बच्चों, डेप्रिसिएशन के कारण अगर ये डिफरेंस हुआ है, ऑब्वियसली ये डेप्रिसिएशन के कारण हुआ है क्योंकि डेप्रिसिएशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ और था, इनकम टैक्स में मुझे कुछ और मिला। डेप्रिसिएशन के कारण जो डिफरेंस है वो टाइमिंग डिफरेंस होता है। सर क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगता है, असेट की कॉस्ट के ऊपर। असेट की कॉस्ट ओवरऑल अगर 10 लाख रुपए होगी, उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन मान लो कंपनीज अकाउंट के हिसाब से अलग ले रहे हो, इनकम टैक्स के हिसाब से अलग ले रहे हो, पर अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ दोनों का डेप्रिसिएशन मैच हो जाता है। मतलब टाइमिंग डिफरेंस ऐसे डिफरेंसेस होते हैं कि वो आगे चल के रिवर्स हो जाते हैं। अगर वो आज आपकी टैक्सेबल इनकम को बढ़ा रहे हैं तो फ्यूचर में वो आपकी टैक्सेबल इनकम को कंपैरेटिवली कम कर देंगे। उल्टा अगर आपकी वो टैक्सेबल इनकम को गिरा रहे हैं, जैसे आज आपको 20,000 का डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिला तो आपकी टैक्सेबल इनकम 95 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल में बल्कि आपकी टैक्सेबल इनकम कंपैरेटिवली अकाउंटिंग इनकम से ज्यादा हो जाएगी 5,000 से। क्यों? क्योंकि अगले सालों में आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट इनकम टैक्स में थोड़ा सा कम मिलेगा क्योंकि इस बार आपको ज्यादा मिल गया। तो टाइमिंग डिफरेंसेस ऐसे डिफरेंस होते हैं जो फ्यूचर में आपके रिवर्स हो सकते हैं, रिवर्स होने में कैपेबल होते हैं। तो यही लिखा हुआ है पॉइंट, अराइज इन वन पीरियड एंड टू बी रिवर्स इन फ्यूचर। टाइमिंग डिफरेंस ऐसे डिफरेंस होते हैं जो फ्यूचर में 100% रिवर्सेबल होते ही हैं, आप रिवर्स कर सकते हो। पर परमानेंट डिफरेंस ऐसे होते हैं जो आपके कभी रिवर्स नहीं होते। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आपने डोनेशन पे किया, अब मान लीजिए आपको डोनेशन का डिसअलाउ हो गया, अब आपको डोनेशन का डिडक्शन नहीं मिलने वाला। अब आप बोलोगे सर डोनेशन का डिडक्शन तो मिलता है 80G में। मैंने बोला कि डोनेशन का डिडक्शन जो 80G में मिलता है वो भी स्पेसिफाइड डोनेशन होने चाहिए ना। आपने किसी मंदिर वगैरह में, ट्रस्ट वगैरह में, किसी ऐसी कोई जगह पर डोनेशन किया जहां पर वो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ऐसा केस में क्या होगा, आपने डोनेशन पे किया, आपने उसको P&L में बुक किया, आपका प्रॉफिट कम हो गया, PBT आपका अकाउंटिंग इनकम कम हो गया, बट आपका वो डोनेशन डिसअलाउड हो जाएगा परमानेंटली। उससे आपकी टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगी। टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगी तो आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, पर इसका मतलब यह है क्या कि फ्यूचर में आपको उसी डोनेशन का डिडक्शन मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये परमानेंटली डिसअलाउड हो गया। तो ऐसे आइटम्स जो परमानेंटली डिसअलाउड हो जाते हैं, ऐसे आइटम्स जो परमानेंटली आपकी कभी इनकम में नहीं आते हैं, आपको परमानेंटली बेनिफिट मिल गया, आपको परमानेंटली ज्यादा टैक्स लग गया, ऐसे केसेस के ऐसे आइटम्स को हम परमानेंट डिफरेंसेस बोलते हैं। परमानेंट डिफरेंसेस के कुछ एग्जांपल रट लेना। डोनेशंस, ठीक है ना, डोनेशंस, इंटरेस्ट नहीं आएगा बेटा, ये इंटरेस्ट कुछ गड़बड़ हो गया है। डोनेशन, दूसरा पेनल्टी, अगर अपन पेनल्टी पे करते हैं तो पेनल्टी का डिडक्शन हमें कभी नहीं मिलता, डिसअलाउड हो जाता है। इनकम टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेनल्टी, उसके बाद पेनल्टी है बस।
फिर कंट्रीब्यूशन टू नेशनल लेबोरेटरी, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल लेबोरेटरी, ये नेशनल लेबोरेटरी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको याद होगा आपके इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, सेक्शन 35, जहां साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मिलता है, जहां 100% बेनिफिट भी मिलता है, और कुछ एक आध क्लॉज ऐसे हैं जहां पर आपको 125% बेनिफिट मिलता है, 125% मिलता है, आई थिंक 200% मिलता है, मतलब जितना आपने एक्सपेंडिचर किया है उसके उससे ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। और जैसे मान लीजिए मैंने 5 लाख रुपीस का एक्सपेंडिचर किया, तो मुझे 5 लाख रुपीस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मुझे 5 लाख से ज्यादा 25% एक्स्ट्रा, मतलब मुझे 5 लाख 6 लाख का मान लो डिडक्शन मिलेगा, तो मुझे 1 लाख का जो एक्स्ट्रा डिडक्शन मिला है इससे मेरा टैक्स कम निकलेगा, मेरी टैक्सेबल इनकम कम होगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में ज्यादा टैक्स लगेगा, ये मुझे हमेशा के लिए डिडक्शन मिल गया एक्स्ट्रा, ठीक है, परमानेंट डिफरेंस। पर्सनल एक्सपेंसेस परमानेंटली डिसअलाउड हो जाते हैं, और यही रीजन है कि परमानेंट डिफरेंसेस के ऊपर हम कभी भी डीटीए डिटेल क्रिएट नहीं करते, तो इसलिए लिखा हुआ है नो डीटीए नो डिटेल, ठीक है। सर ये डीटीए डिटेल क्रिएट करने की एंट्री क्या होती है, मैं सब में आऊंगा, एक एक करके अपन आगे बढ़ते हैं। सर टाइमिंग डिफरेंसेस के एग्जांपल क्या है, पहला बोनस नॉट येट पेड, आपका सेक्शन 43B, सेक्शन 43B के जितने भी आइटम्स है वो सारे के सारे आपके टाइमिंग डिफरेंसेस में आते हैं। फिर इसके अलावा इंटरेस्ट टू नेशनलाइज बैंक, आप अगर बैंक को इंटरेस्ट भर रहे हो, ये भी आपका 43B ही है। पीएफ कंट्रीब्यूशन, ये भी आपका 43B ही है। गवर्नमेंट टैक्सेस, ये भी आपका 43B ही है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड लीगल डैमेजेस, ये आपका 43B नहीं है, पर ये आपका टाइमिंग डिफरेंस है। प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, आपको याद होगा कि जब अपन बैड डेट्स के ऊपर प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो बैंकिंग कंपनीज को छोड़कर बाकी प्रोविजन किसी भी एंटिटी को अलाउ नहीं होते, वो डिसअलाउड हो जाते हैं। पर वो कहता है सेक्शन कि अगर आपको सच्ची मुच्ची बैड डेट हो जाएगा तो आप बैड डेट का डिडक्शन ले लेना। तो बेसिकली मैं अगर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रोविजन बना रहा हूं, दैट मींस आई कैन एक्सपेक्ट कि मेरे को बैड डेट्स होंगे फ्यूचर में। तो अभी तो मेरा डिसअलाउ हो गया प्रोविजन, बट आगे चल के जब बैड डेट हो जाएगा तो वो अलाउ हो जाएगा, तो ये टाइमिंग डिफरेंस है। डेप्रिसिएशन मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। तो बेसिकली परमानेंट डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस, परमानेंट डिफरेंस पे डीटी डिटेल क्रिएट नहीं होगा, टाइमिंग डिफरेंस पे होगा। अच्छा, उसके बाद टाइप्स ऑफ टैक्सेस। अब टैक्सेस कितने प्रकार के होते हैं, AS 22 ने बोला कि भाई टैक्सेस ना दो टाइप के होते हैं, टैक्सेस ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है करंट टैक्स, एक होता है डेफर्ड टैक्स। ठीक है, करंट टैक्स क्या होता है, करंट टैक्स भाई करंट टैक्स दो टाइप का हो सकता है, करंट टैक्स भी करंट टैक्स असेट हो सकता है, करंट टैक्स लायबिलिटी हो सकता है। ठीक है ना, करंट टैक्स असेट हो सकता है, करंट टैक्स लायबिलिटी हो सकता है। सर करंट टैक्स असेट मतलब सीधी बात है, अगर आपने नाम सुना होगा एडवांस टैक्स, हम पहले से ही टैक्स पे कर देते हैं, हमें पता है कि हम आगे चल के रिटर्न फाइल करेंगे, हमारा अच्छा खासा टैक्स निकलेगा। इनकम टैक्स में शायद एक प्रोविजन है जो बोलता है कि अगर आपको पता है कि आपका ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी करंट ईयर का 10,000 से ज्यादा आएगा, टैक्स आपका 10,000 से ज्यादा आएगा, तो ऐसे केस में आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, नहीं तो हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। मुझे यार इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं करना, मैं तो चाहता हूं कि पहले से मैं टैक्स भर दूं, आगे चल के मैं इसको एडजस्ट कर लूंगा। तो एडवांस टैक्स इज योर करंट टैक्स असेट, जो आपने करंट ईयर के लिए टैक्स पहले से ही पे कर दिया। इसके अलावा टीडीएस आपका कोई डिडक्ट करता है, तो ऐसे केस में आप जब रिटर्न फाइल करते हो तो आपका जो भी टैक्स आता है उसके अगेंस्ट आपको टीडीएस का क्रेडिट मिलता है। टीडीएस भी आपका करंट टैक्स असेट होता है। तो टीडीएस और एडवांस टैक्स आपके करंट टैक्स असेट होते हैं। करंट टैक्स असेट हमें कहां शो करने चाहिए, करंट टैक्स असेट हमें करंट असेट बैलेंस शीट में शो करना चाहिए। इसके अलावा आपका करंट लायबिलिटी होता है, करंट टैक्स लायबिलिटी होता है। आपको याद होगा बचपन से लेकर जब से आपने कॉमर्स लिया है, अगर 11th क्लास से लिया है आपने, अगर कॉलेजेस में कॉमर्स देखा था बीकॉम वगैरह, या फिर आपने आईपीसीसी आपका जब भी चल रहा है तो आपने उसमें भी ध्यान दिया होगा, हम प्रोविजन फॉर टैक्स करके एक अकाउंट बनाते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स किसके ऊपर बनता है, प्रॉफिट के ऊपर बनता है, और हम उसकी एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। आप जानते हो प्रॉफिट प्रोविजन फॉर टैक्स जो हम इतने टाइम से जो नाम सुन रहे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, इट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ करंट टैक्स लायबिलिटी, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डिफाइन किया था, ये वाला करंट टैक्स। करंट टैक्स जो आपका ये वाला होता है जो कि आपके टैक्सेबल इनकम के ऊपर निकलता है, करंट टैक्स, उसी को बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। और प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब जितना मुझे टैक्स पे करना है, अभी तक मैंने पे नहीं किया। सो इनकम टैक्स पेबल फॉर द करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। सर प्रीवियस ईयर क्यों लिखा है, मान लीजिए हमें इनकम टैक्स की डिमांड नोटिस आ गया, हमें पिछले 2 साल पुराना हमें एक नोटिस आया इनकम टैक्स का, उसके अकॉर्डिंग असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि आपके ऊपर जो टैक्स की लायबिलिटी बनती है वो 5 लाख की बनती है, जबकि आपने 4 लाख का टैक्स पे किया है, तो 1 लाख रुपए ज्यादा लायबिलिटी बनती है। मुझे भी पता है कि हाँ वो सही है, नोटिस के अकॉर्डिंग मुझे पे करना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर का अगर कोई टैक्स डिमांड है, वो जो मैंने अभी तक पे नहीं किया, तो वो भी आपके करंट टैक्स लायबिलिटी में आएगा। करंट ईयर का भी जो टैक्स डिमांड है अभी तक, जिसका मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया, मुझे अभी उसका टैक्स भरना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, वो भी मेरा करंट टैक्स लायबिलिटी आएगा। सर इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री होती है जब हम करंट टैक्स लायबिलिटी को बुक करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो एंट्री होती है P&L अकाउंट डेबिट टू करंट टैक्स लायबिलिटी। इट इज वही है प्रोविजन फॉर टैक्स। आई बात समझ में?
यही तो रीजन है मेरे बच्चे कि तू याद ध्यान से देख, ये तेरा जो एसपीएल है, तेरा ये P&L अकाउंट है, और P&L अकाउंट में तो बेसिकली करंट टैक्स एक्सपेंस दिखा रहा है, तो ये P&L अकाउंट में कैसे आया? ऑब्वियसली एंट्री करके ही आया होगा ना, और ये एक्सपेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, तूने P&L को कर दिया डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू करंट टैक्स एक्सपेंस। ठीक है, तो सर क्या ये P&L में जाएगा? एक देखो, हर ट्रांजेक्शन के दो हिस्से होते हैं, एक ये P&L में जाता है, दूसरा ये आपका लायबिलिटी साइड में जाता है। ठीक है, तो एक होता है करंट टैक्स असेट, एक होता है करंट टैक्स लायबिलिटी। चलिए, इसके अलावा अब दूसरे टैक्सेस पर आते हैं। दूसरा होता है आपका डेफर्ड टैक्सेस। डेफर्ड टैक्स में दो आते हैं चीजें, डेफर्ड टैक्स असेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। पहले हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की बात करेंगे। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को समझने के लिए आप क्या सोचोगे? आप ये बोलोगे, देखो मैंने जब तुम्हें करंट टैक्स पढ़ाया तो मैंने करंट टैक्स में बोला कि भाई करंट ईयर की अगर कोई टैक्स लायबिलिटी है या प्रीवियस ईयर की अगर कोई टैक्स लायबिलिटी है तो वो करंट टैक्स लायबिलिटी है, उसको हम करंट टैक्सेस में मानेंगे। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कभी करंट ईयर की नहीं होती है, कभी प्रीवियस ईयर की नहीं होती है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मतलब कि मुझे फ्यूचर में ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। डेफर्ड टैक्स क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि टाइमिंग डिफरेंस आया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। डेफर्ड टैक्स किस पे निकलता है? टाइमिंग डिफरेंस के कारण। अब टाइमिंग डिफरेंस क्यों आया? थोड़ा और पीछे जाओ। टाइमिंग डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। ठीक है, इसका मतलब मेरी टैक्सेबल इनकम कम होगी। मेरी करंट ईयर की टैक्सेबल इनकम कम है, करंट ईयर की मेरी टैक्सेबल इनकम कम है, पर मुझे पता है कि जिस रीजन से मेरा ये टैक्सेबल इनकम करंट ईयर का कम हुआ है, वो आगे चल के आइटम जब रिवर्स होगा तो फ्यूचर में मेरा टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगा। उल्टा, अकाउंटिंग इनकम उस टाइम पे कम होगा और फ्यूचर में मेरा टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगा। जब फ्यूचर में मेरा टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगा उस टाइम पे मुझे टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि डेप्रिसिएशन का मुझे बेनिफिट ज्यादा मिला है इनकम टैक्स में 20,000 का। इससे क्या हुआ, मेरी टैक्सेबल इनकम 95,000 है, मुझे टैक्स पे करना है 95,000 के ऊपर, जबकि मैंने 1 लाख रुपीस का इनकम दिखाया है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, पीबीटी अकाउंटिंग इनकम। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा 1 लाख के ऊपर, जबकि मुझे टैक्स पे करना पड़ा 95 के ऊपर। तो जो 95 के ऊपर मैंने टैक्स पे किया वो तो मेरा करंट टैक्स है, पर जो 5,000 के ऊपर मेरा बच गया, अभी ये खुश होने की जरूरत नहीं है। आज मेरा ये सेव हुआ है, फ्यूचर में ये वापस टैक्स पे करना पड़ेगा। तो डेफर्ड टैक्सेस का नेचर ही ऐसा होता है। अगर मैं लायबिलिटी की बात करूं तो लायबिलिटी को आप इस तरीके से सोचते हो कि आज फायदा पर फ्यूचर में तो भरना पड़ेगा। असेट की बात करें तो असेट में आज नुकसान, आज ज्यादा पे कर दिया, पर ये फ्यूचर में मुझे बेनिफिट देगा। तो बेसिकली डेफर्ड टैक्सेस हमेशा फ्यूचर के टैक्सेस होते हैं, हमेशा फ्यूचर के टैक्सेस होते हैं। या तो फ्यूचर में मुझे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, या तो मुझे फ्यूचर में टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, तो डेफर्ड टैक्स असेट। तो हमेशा याद रखना, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स असेट सोचने के लिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये नहीं समझ में आता कि सर DTL बनेगा कि DTA बनेगा। सर हमें तो ये पता है कि DT बनेगा, डेफर्ड टैक्स तो बनेगा, पर सर A बनाऊं कि L बनाऊं? आपको भेजे में ये याद रखना है कि फ्यूचर में क्या होगा। बहुत सारे बच्चे उल्टा सोचते हैं कि सर करंट ईयर में ना ज्यादा टैक्स पे कर दिया, सर हमारी लायबिलिटी है, करंट ईयर में ज्यादा टैक्स पे कर दिया, इसका मतलब फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, मतलब असेट है। ठीक है, तो DTL ये आपकी टैक्स लायबिलिटी ऑफ फ्यूचर, साफ साफ लिखा है मैंने, टैक्स लायबिलिटी ऑफ फ्यूचर। सर इसकी एंट्री क्या होती है? DTL की एंट्री जैसे तुमने करंट टैक्स की एंट्री की थी P&L अकाउंट डेबिट टू DTL, वैसे की वैसी। और DTA टैक्स सेविंग इन फ्यूचर, फ्यूचर में आपकी टैक्स की सेविंग होगी, और इसकी एंट्री DTA अकाउंट डेबिट टू P&L। थोड़ा सा एंट्री एक ही लाइन में आ गई है, इसको देख लेना, DTA अकाउंट डेबिट टू P&L। अब आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि DTA हो चाहे DTL हो, दोनों की एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कर रहे हैं। और यही रीजन है कि जो मैंने आपको अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताया था, आपको मैंने ऐसे बताया था पहले कि भाई आप प्लस करते हो DTL, माइनस करते हो DTA। ऐसा क्यों? क्योंकि जो करंट टैक्स का आपने एंट्री किया था वो एंट्री क्या किया था? P&L टू करंट टैक्स, ये आपने एंट्री किया था। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्या एंट्री करते हैं? सेम, P&L टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। दोनों के केसेस में क्या हो रहा है? P&L डेबिट हो रहा है, मतलब दोनों एक्सपेंस है। और DTA की एंट्री उल्टा, DTA अकाउंट डेबिट टू P&L, मतलब ये इनकम जनरेट हो रही है, हम इनकम बुक कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब हम DTA की थोड़ी सी बात और करना चाहेंगे। मैंने आपको बोला कि जो DTA की एंट्री होती है वो होता है टैक्स सेविंग ऑफ फ्यूचर, इसीलिए हम एंट्री करते हैं DTA अकाउंट डेबिट टू P&L। इसका मतलब हम करंट ईयर में इनकम बुक कर रहे हैं। जब मैं एंट्री कर रहा हूं DTA की, तो DTA अकाउंट डेबिट टू P&L, दैट मींस कि करंट ईयर में मैं इनकम बुक कर रहा हूं जो मेरे को फ्यूचर में होने वाला है।
ये तो कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। प्रूडेंस प्रिंसिपल बोलता है कि जो फ्यूचर में आपको इनकम होने वाला है उसके बारे में आपको अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, डीटीएल में बल्कि अच्छा है, डीटीएल तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग फॉलो हो रहा है, क्योंकि फ्यूचर में जो आपका टैक्स लगने वाला है उसकी आप प्रोविजन अभी बना रहे हो। पर डीटीए के केस में तो उल्टा हो गया कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का उल्टा हो गया, हम तो पहले से ही इनकम बुक कर रहे हैं। इसीलिए डीटीए के केस में एएस कहता है कि रुक जाओ, डीटीए ऐसे नहीं बनाने दूंगा। हाँ, अगर तुम पैरा 15 या पैरा 17 दोनों में से कोई एक, पैरा 15 या पैरा 17 में बीच में और लगा रहा हूं, पैरा 15 या पैरा 17 दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन फुलफिल करते हो तो ही मैं तुम्हें डीटीए बनाने दूंगा। मतलब हाँ ठीक है, मैं भी मानता हूं कि कभी कभार प्रूडेंस को साइड में रखना चाहिए, कभी कभार प्रूडेंस को साइड में रखना चाहिए। ऐसा नहीं हमेशा प्रूडेंस का गाना गाते रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बट दो में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होगी तो ही तुम डीटीए बना पाओगे। पैरा 15, पैरा 15, पैरा 17। पैरा 15 किसके बारे में बात करता है? इन आइटम्स अदर देन, कौन से आइटम? पहली बात तो ये ना टाइमिंग डिफरेंस के आइटम, टाइमिंग डिफरेंसेस के आइटम अदर देन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। हम ना दो चीजों को स्पेशल कैटेगरी मानते हैं। एक तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, आपने पढ़ा होगा इनकम टैक्स में, ऐसे लॉसेस जो आप मतलब बिजनेस लॉसेस जिनको आप नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और आगे चल के अगर इनकम हुई तो सेट ऑफ कर लोगे। और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जिसको आप अनलिमिटेड असेसमेंट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। याद है, हम इन दो आइटम्स को ना अलग कर रहे हैं, अभी हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं। इनको छोड़कर अगर कोई भी आइटम है टाइमिंग डिफरेंस का जिससे डीटीए बन सकता है, जैसे सेक्शन 43B बोनस टू एम्प्लॉय, मैंने बोनस का प्रोविजन का एंट्री कर लिया, मेरा डिडक्शन डिसअलाउ हो गया, मेरी टैक्सेबल इनकम बढ़ गई, ज्यादा टैक्स पे कर दिया। बोनस मुझे पता है कि मैं कैश बेसिस पे करूंगा अगले साल, जब मैं अगले साल पे करूंगा तो मुझे उसका डिडक्शन मिल जाएगा, मतलब मुझे फ्यूचर में टैक्स की सेविंग होगी। तो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और अनएब्सॉर्ब्ड बिजनेस लॉसेस जिनको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, इन दो आइटम्स को छोड़कर बाकी आइटम्स अगर हैं तो आपका पैरा 15 अप्लाई होगा। और पैरा 15 कहता है कि डीटीए बनाओ ना, दिक्कत क्या है, पर ये चेक कर लो कि क्या तुम्हारे पास रीजनेबल सर्टेनिटी है कि फ्यूचर में तुम्हारे पास सफिशिएंट इनकम होगी। सर फ्यूचर में इनकम होगी, उससे डीटीए के बनाने का क्या सेंस है? अगर तुम्हारे पास फ्यूचर में सफिशिएंट इनकम होगी तो जो आज तुम्हारा आइटम डिसअलाउ हुआ है, जो तुम कह रहे हो कि फ्यूचर में वो इनकम के अगेंस्ट अलाउ हो जाएगा, तो तुमने क्या बोला? इनकम के अगेंस्ट अलाउ होगा, उसके लिए इनकम भी तो होनी चाहिए। अगर मान लो अगले सालों से मेरे को बिजनेस में कोई इनकम एक्सपेक्टेड ही नहीं है, कोविड-19 के चक्कर में मेरा बिजनेस इतना बैडली इंपैक्टेड हुआ कि मेरा शायद बिजनेस बंद करने की हालत हो रही है, मेरे लॉसेज हो रहे हैं। अब जो करंट ईयर में मेरे कुछ आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस डिसअलाउड हुए जिनको मैं लेकर बोल रहा हूं कि अगले साल मैं उनका डिडक्शन ले लूंगा, तो बेटा डिडक्शन लेने के लिए मेरे पास अगले साल टैक्सेबल इनकम भी तो होनी चाहिए। क्या टैक्सेबल इनकम होगी कि नहीं होगी, उसकी रीजनेबल सर्टेनिटी चेक करो। अगर हां टैक्सेबल इनकम होगी, चेक रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ, कायदे से मुझे चेक लिखना चाहिए, ऑफ फ्यूचर टैक्सेबल इनकम। मुझे फ्यूचर टैक्सेबल इनकम की रीजनेबल सर्टेनिटी चेक करनी है। अगर है तो मैं डीटीए आज क्रिएट करूंगा, क्रिएट डीटीए इन द करंट ईयर, इन करंट ईयर। पर अगर मुझे फ्यूचर में इनकम की कोई सर्टेनिटी नहीं दिख रही, मुझे लग रहा है यार इनकम तो नहीं होगी, जब फ्यूचर में इनकम ही नहीं होगी तो वो जो टाइमिंग डिफरेंस जब रिवर्स होगा तो मैं सेट ऑफ कैसे करूंगा, डिडक्शन में कैसे लूंगा, डिडक्शन ले ही नहीं पाऊंगा। जब ले ही नहीं पाऊंगा तो आज डीटीए बना के करूंगा क्या? घंटा कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आज अगर मैंने डीटीए बना भी दिया तो फ्यूचर में वो टैक्स की सेविंग तो हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि ऐसा मुझे इनकम टैक्स तो मेरी इनकम तो है ही नहीं। तो ऐसे केस में वो डीटीए रिवर्स कैसे होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आज मैं डीटीए बना रहा हूं तो मुझे रिवर्स होने का सोचना है कि क्या वो रिवर्स हो पाएगा। अगर आज मैं डीटीएल बना रहा हूं तो मुझे रिवर्स होने का सोचना है, क्या वो रिवर्स हो पाएगा। ऐसी कोई चीज जो रिवर्स हो पाएगी तो ही वो टाइमिंग डिफरेंस है और तो ही मैं डीटीए डीटीएल बनाऊंगा। यही कारण है कि परमानेंट डिफरेंसेस के केस में हम डेफर टैक्स नहीं बनाते, क्योंकि वो कभी रिवर्स हो ही नहीं सकता। तो नो डू नॉट, मतलब आपको डू नॉट क्रिएट, आपको क्रिएट डीटीए क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, पैरा 15 टॉक्स अबाउट
all the items except brought forward losses and unabsorbed depreciation. In that case, you have to check reasonable certainty of what? Future taxable income. Why? Because the item of timing difference will be reversed. When it is reversed, there should be sufficient taxable income so that it can be set off. You can take the deduction. Now, what about para 17? हमने जो 2 पॉइंट छोड़े थे उधर पैरा 15 में, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, ये उनके बारे में बात करता है. सर इनका क्या करना है? अगर तेरे पास आज कुछ लॉसेस रखे हुए हैं जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग तू उनको कैरी फॉरवर्ड करके फ्यूचर में सेट ऑफ कर सकता है, तो अच्छी बात हुई ना. तेरे पास आज लॉसेस है. सर लॉसेस से अच्छी बात कैसे हुई? देखा जाए तो अच्छी बात नहीं है लॉसेस होना, पर एक चीज को लेकर तू बहुत खुश हो रहा है कि आज लॉसेस है, अगले साल जब प्रॉफिट होंगे मैं उन प्रॉफिट से इस लॉसेस को सेट ऑफ कर दूंगा तो मेरा टैक्स बचेगा. वाह, मेरी टैक्स की सेविंग होगी. तो ये लॉसेस अगर अच्छी बात है, आज अगर मेरे पास लॉसेस हैं या आज अगर मेरे पास डेप्रिसिएशन है अनएब्सॉर्ब, तो ये दाग अच्छे होते हैं. याद है तुमने एक ऐड देखा है, दाग अच्छे होते हैं. तो ये दाग हैं, पर ये दाग तेरे लिए अच्छे हैं. पता है क्यों? क्योंकि ये दाग जब फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड होंगे तो टैक्सेबल इनकम से सेट ऑफ होंगे, और टैक्सेबल इनकम से जब सेट ऑफ होंगे तो तेरी टैक्सेबल इनकम या तो कम हो जाएगी या तो जीरो हो जाएगी. ऐसे केस में तेरा टैक्स की सेविंग होगी, और तेरे टैक्स की सेविंग होगी फ्यूचर में, तो ये तो डीटीए हुआ. तो इसलिए मुझे डीटीए क्रिएट करना चाहिए. बट मैंने बोला दाग अच्छे होते हैं. बात अच्छी है कि दाग अच्छे होते हैं और ऐसे केस में डीटीए बनाना चाहिए, पर पैरा 17 बोलता है बॉस, पैरा 15 के अकॉर्डिंग तुम्हें रीजनेबल सर्टेनिटी चेक नहीं करनी. अब तुम्हें वर्चुअल सर्टेनिटी चेक करनी है. देखो क्या बोल दिया, वर्चुअल सर्टेनिटी. अब तुम्हें वर्चुअल सर्टेनिटी चेक करनी है. सर ये वर्चुअल सर्टेनिटी क्या होती है? विथ कन्विंसिंग एविडेंसेस. किस चीज की वर्चुअल सर्टेनिटी चेक करनी है? ऑफ sufficient future taxable income. सर मतलब भाई मेरे, तेरे पास करंट ईयर में लॉसेस रखे हैं, तेरे पास अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पड़ा है. इसका मतलब तेरे पास करंट ईयर में प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं था, इसलिए तेरा डेप्रिसिएशन एब्सॉर्ब नहीं हो पाया. इसका मतलब तेरी कंपनी में झोल है रे. जब तेरी कंपनी में आज लॉसेस हैं, तेरी कंपनी में डेप्रिसिएशन अनएब्सॉर्ब रखा हुआ है, तेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि फ्यूचर में तेरे पास प्रॉफिट्स होंगे जो तू उनसे सेट ऑफ कर लेगा? ऐसे बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है, करके दिखा. तू बोल रहा है कि मैं तो फ्यूचर में सेट ऑफ कर दूंगा, मैं आज डीटीए बना लेता हूं. बोलना बहुत आसान है, फ्यूचर में तू सेट ऑफ करने के लिए तेरे पास फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट होगा भी कि नहीं होगा, उसकी सर्टेनिटी क्या है? यू हैव टू चेक वर्चुअल सर्टेनिटी. सर रीजनेबल और वर्चुअल सर्टेनिटी में डिफरेंस क्या है? रीजनेबल सर्टेनिटी इज लाइक बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस की कोई बात नहीं, इस बार मुझे लगता है, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि मुझे प्रॉफिट्स हो जाएंगे. जैसे कोविड-19. अब कोविड-19 में अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक बिजनेसमैन है, वो बोल रहा है कि यार वो तो मेरा करंट ईयर थोड़ा खराब हो गया, पर मुझे पता है मेरा बिजनेस डिस्टर्ब हुआ है, वो टेम्पररी डिस्टर्ब हुआ है, अगले साल से मैं वापस से अपने फुल फॉर्म में आ जाऊंगा, मुझे पता है. रीजनेबल सर्टेनिटी. कोविड-19 में कुछ ऐसे बिजनेसेस थे जिनकी बैंड बज गई, जिनका वापस से उठ पाना बहुत मुश्किल है, वो बोल रहे हैं भैया हालत खराब है. ऐसे केस में क्या वो बिजनेसमैन लोग डीटीए क्रिएट करेंगे क्या? अगर उनके पास करंट ईयर के लॉसेस हुए, वो बोलेंगे भैया पहले हम वर्चुअल सर्टेनिटी चेक कर लेते हैं. अब ये वर्चुअल सर्टेनिटी क्या है? वर्चुअल सर्टेनिटी के लिए आपको पास्ट एक्सपीरियंस नहीं चाहिए. आप बोलोगे कि रीजनेबल सर्टेनिटी मतलब 60-70% मुझे पता है कि इनकम आ जाएगी. वर्चुअल सर्टेनिटी मोर देन 90% प्रोबेबिलिटी. मतलब मुझे पता है 90% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मुझे फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम होगी. क्यों? क्योंकि आई हैव कन्विंसिंग एविडेंस. मेरे पास एविडेंस भी है. कैसे? क्या एविडेंस? मुझे ना कुछ ऑर्डर्स मिल चुके हैं, मुझे कुछ कस्टमर्स ने ऑर्डर्स देना शुरू कर दिए, एंड बेस्ड ऑन दैट ऑर्डर्स आई कैन से कि यस मेरे पास अच्छी खासी इनकम होगी. सो यहां पर एविडेंस भी होना जरूरी है, कन्विंसिंग एविडेंस, जिससे हम कन्विंस हो जाएं कि हाँ चलो ठीक है तुम डीटीए क्रिएट कर सकते हो. अगर ऐसा है तो क्रिएट करो डीटीए, अगर ऐसा नहीं है तो क्रिएट डीटीए करने हम नहीं देंगे. अब ये दोनों चीजें किस केस में थी? डीटीए के केस में थी. ठीक है बेटा. सो ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, टाइप्स ऑफ टैक्सेस वाला. अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर.
फोर्थ पॉइंट है आपका स्पेशल पॉइंट। इसमें 2 पॉइंट है। पहला टैक्स हॉलीडे पीरियड, पहला टैक्स हॉलीडे पीरियड, टैक्स हॉलीडे पीरियड, और दूसरा मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। ये जो टैक्स हॉलीडे पीरियड है ये तो फाइनल और इंटर दोनों लेवल वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहले हम देख लेते हैं टैक्स हॉलीडे पीरियड के बारे में। सिंपल सी बात है, टैक्स हॉलीडे पीरियड का मतलब ये होता है कि लगातार 3 साल, 4 साल या 5 साल, वॉटेवर जो भी पीरियड, एक ऐसा पीरियड जिसमें 2-3 साल, 5 साल तक आपसे टैक्स नहीं वसूला जाएगा। आप टैक्स पे नहीं करोगे क्योंकि आपने कुछ इनकम टैक्स के सेक्शंस का बहुत अच्छा खासा बेनिफिट ले लिया है, आपने कुछ कंडीशंस को कंप्लाई किया है, इसीलिए आपके लगातार 3 साल की मान लो इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, इनकम एग्जेम्प्ट है, या फिर आपका 100% प्रॉफिट डिडक्टेबल हो जाएगा जिससे आपकी टैक्सेबल इनकम निकलेगी नहीं। ये तो बहुत अच्छा काम हो गया, इसको बोलते हैं टैक्स हॉलीडे पीरियड। टैक्स हॉलीडे पीरियड में आपको यह समझना है कि मैं डीटीए डिटेल क्रिएट करूं कि नहीं, क्योंकि डीटीए डिटेल क्रिएट करने का एक सिंपल सा लॉजिक क्या है, अगर मैं आज डीटीएल बना रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि फ्यूचर में ये रिवर्स होगा, अगर आज मैं डीटीए बना रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि फ्यूचर में रिवर्स होगा। तो इंपॉर्टेंट इज कि आपको ये चेक करना है कि क्या आपका डीटीए या डीटीएल जिस टाइमिंग डिफरेंस के ऊपर बन रहा है वो टाइमिंग डिफरेंस क्या टैक्स हॉलीडे पीरियड में रिवर्स हो रहा है क्या, क्योंकि अगर वो टैक्स हॉलीडे पीरियड में रिवर्स हो रहा है उसका कोई सेंस नहीं है डीटीए डिटेल बनाने का, क्योंकि टैक्स हॉलीडे पीरियड में जब रिवर्स हो रहा है तो वैसे भी आप टैक्स हॉलीडे पीरियड में चल रहे हो, आपको तो कोई इनकम टैक्स पे करना ही नहीं है। जब टैक्स पे ही नहीं करना है तो भले अगर वो रिवर्स हो भी गया तो आपके ऊपर कोई लायबिलिटी आनी नहीं है एक्चुअल में, या फिर आपको कोई टैक्स का सेविंग होना ही नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि आप तो पहले से ही टैक्स सेविंग में बैठे हो। इसीलिए अगर आपका कोई टाइमिंग डिफरेंस टैक्स हॉलीडे पीरियड में रिवर्स हो रहा है तो उस पे डीटीए डीटीएल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपका कोई टाइमिंग डिफरेंस टैक्स हॉलीडे पीरियड खत्म होने के बाद रिवर्स हो रहा है तो आप आज डीटीए डीटीएल क्रिएट कर लो। तो टाइमिंग डिफरेंस अराइज इन टैक्स हॉलीडे पीरियड एंड रिवर्स्ड इन टैक्स हॉलीडे पीरियड। द इंपॉर्टेंट इज यू नीड टू चेक रिवर्सल। अगर आपका टैक्स हॉलीडे पीरियड में रिवर्सल हो रहा है तो आपको डीटीए डिटेल बनाने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है इग्नोर नो डीटीए नो डिटेल। पर अगर आपका रिवर्स आफ्टर टैक्स हॉलीडे पीरियड हो रहा है तो आप डीटीए डिटेल क्रिएट करो आज ही, क्योंकि वो आपका रिवर्स टैक्स हॉलीडे पीरियड होने के बाद खत्म हुआ। इतना है, तो ये याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन से आप जरूर एक बार ट्राई करिएगा। मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, मैट। मैट आई होप आपने सबने सुन के रखा होगा, मैट भी इनकम टैक्स में ही आता है। मैट का एक सेपरेट रेट होता है, मैट जो होता है वो बुक प्रॉफिट पे लगता है। मैट का रेट ऑफ टैक्स अलग होता है, मैट बुक प्रॉफिट पे लगता है। नाउ बुक प्रॉफिट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। बुक प्रॉफिट इज नॉट अकाउंटिंग इनकम, बुक प्रॉफिट इज नॉट टैक्सेबल इनकम, बुक प्रॉफिट इज नॉट पीबीटी। जो ये मैट होता है इसका रेट भी अलग होता है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 17%, 18%, 18% के आसपास इसका मैट होता है। तो मैट का फंडा क्या है? मैट का फंडा ये है, आई होप आपको पता होगा कि मैट में ये होता है कि आपको मिनिमम उतना टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपकी टैक्सेबल, में 2 मिनट आप सुन लीजिएगा, आपकी टैक्सेबल इनकम है 1 लाख, इस पे मुझे रेगुलर टैक्स एट द रेट ऑफ 30% पे करना चाहिए, 30,000। बुक प्रॉफिट है मान लीजिए आपका 7 लाख किसी कारण, करंट ईयर का ही, उस पे आपको मैट पे करना पड़ेगा 18% के हिसाब से। 7 लाख नहीं 10 लाख बोल रहा हूं मान लो। सो 10 लाख का 18% इज 1,80,000। आज आपको 1,80,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा एक्चुअली में। सर ये तो गलत हुआ, गलत नहीं हुआ, आपने जो भी एक्सेस टैक्स पे किया, एक्सेस टैक्स पेड 150, बेसिकली इसका होता है मैट क्रेडिट। आपको फ्यूचर में इसका क्रेडिट मिल जाएगा। आपने ज्यादा टैक्स पे किया ना, आपको इनकम टैक्स में इसका क्रेडिट मिल जाएगा। अगले 15 सालों तक, 15 ईयर्स तक आप इसका क्रेडिट ले सकते हो। जब जब आपकी रेगुलर टैक्स ज्यादा आ जाएगा तो आप क्रेडिट ले लेना। अब इसका मुझे अगर क्रेडिट मिलेगा तो मुझे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात है, अगर मैं श्योर हूं कि हाँ मुझे इसका क्रेडिट मिल जाएगा, मैं 15 साल में आराम से इसका क्रेडिट ले लूंगा, तो मैं एक एंट्री पास करूंगा, मैट क्रेडिट
रिसीवेबल डेबिट टू पी एंड एल 150। सिर्फ मुझे ये एंट्री पास करनी है। और आप जानते हो मेरा करंट टैक्स कितना होगा? करंट टैक्स इज हायर ऑफ 30 और 180। मेरा करंट टैक्स होगा 180 और उसकी मैं एंट्री क्या पास करूंगा? आप जानते हो करंट टैक्स की एंट्री पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू करंट टैक्स लाइबिलिटी 180। अल्टीमेटली जब आप पी एंड एल बनाओगे तो टैक्स एक्सपेंस में आपका करंट टैक्स लगेगा एक 80 का, जो कि रियली में आपका मैट था, पर आपकी इस एंट्री करने के कारण मैट क्रेडिट रिसीवेबल टू पी एंड एल, इसके कारण आपका यहां पर माइनस दिखेगा मैट क्रेडिट रिसीवेबल 150। मतलब यहां प्लस माइनस डेफर्ड टैक्सेस तो आते ही हैं, पर अब मैट क्रेडिट भी आना शुरू हो जाएगा। अगर आप दोनों को मन की आंखों से देखोगे तो आपका 30,000 का ही टैक्स है, बस पे आपने इस बार ज्यादा किया, जिसका क्रेडिट आप अगले सालों में लोगे। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात, मैट कभी भी आपके डीटी को अफेक्ट नहीं कर सकता। मतलब मैट के कारण आपका डेफर्ड टैक्स कभी भी इंपैक्ट नहीं करेगा। मैट का जो रेट है 18%, डीटी कभी भी 18% मैट वाले रेट से नहीं बनेगा। डीटी हमेशा 30% जो भी आपका रेगुलर टैक्स का रेट है उससे बनेगा। मैट डीटी के लिए आप हमेशा जो डिफरेंस निकालते हो, टाइमिंग डिफरेंस निकालते हो, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम, हमेशा उसी का निकालोगे, बुक प्रॉफिट को बीच में नहीं ले आओगे। मतलब मैट के प्रोविजंस आपके डेफर्ड टैक्स को कभी अफेक्ट नहीं करेंगे। मैट का प्रोविजन का कहानी सिंपल है, अगर जिस साल आपका मैट ज्यादा आ रहा है तो जो एक्सेस पोर्शन है उसका ये वाला एंट्री पास कर दो, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आपको पता है कि आप इसका आराम से क्रेडिट ले लोगे। और करंट टैक्स आपका होगा मैट के बराबर का अमाउंट। ठीक है, यही हमें यहां पर देखना है। नो इंपैक्ट ऑन डीटी कैलकुलेशन, साफ साफ यहां पर मैंने लिखा है डीटी की कैलकुलेशन पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। फॉर डीटी कैलकुलेशन इग्नोर बुक प्रॉफिट ऑफ मैट एंड इग्नोर मैट रेट। आपको डीटी कैलकुलेशन के लिए मैट का रेट और बुक प्रॉफिट दोनों इग्नोर करने हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ मैट, इफ मैट इज मोर देन रेगुलर टैक्स, अगर आपका मैट रेगुलर टैक्स से ज्यादा है तो आपकी करंट टैक्स जो लायबिलिटी आएगी वो मैट के बराबर आएगी। अभी आपको मैंने बताया था 1,80,000 करंट टैक्स इज इक्वल टू मैट। अब क्योंकि आपने जो एक्सेस पे किया दैट इज 150, उसका अगर आपको लगता है कि मैं क्रेडिट आराम से ले लूंगा, फ्यूचर में 15 साल में आराम से ले लूंगा, तो आप उसको असेट क्रिएट कर लो और उसका दूसरा इंपैक्ट पी&एल में आ जाएगा। एक्सेस ऑफ मैट ओवर रेगुलर टैक्स इज असेट। मैट क्रेडिट रिसीवेबल अकाउंट रिकॉग्नाइज इफ रिकवरेबल, और एंट्री होगी मैट क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू पी&एल। मैट क्रेडिट रिसीवेबल या मैट क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू पी&एल, दैट्स इट। ये आपका मैट का है। मैट के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, दोनों में, इंटर में भी है, फाइनल में भी है। लास्ट, अदर एरियाज। अदर एरियाज में क्या क्या है सर? पहला, ऑफसेटिंग ऑफ करंट टैक्स असेट कर। सर मैं करंट टैक्स असेट, ये जो करंट टैक्स असेट थी, ये वाली करंट टैक्स असेट और करंट टैक्स लायबिलिटी, सर दोनों को नेट करके दिखा सकता हूं, या फिर डीटीए डीटीएल दोनों को नेट करके दिखा सकता हूं? हां दिखा सकते हैं। सर करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स को नेट करके दिखा सकता हूं? नहीं। सो करंट टैक्स असेट करंट टैक्स लायबिलिटी को आपस में नेट ऑफ करके दिखा सकते हैं, डेफर्ड टैक्स असेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को नेट ऑफ करके दिखा सकते हैं। कंडीशन क्या है उसकी? कंडीशन ये है, आपको लिख के आना पड़ेगा, याद रखना, पॉसिबल इफ एंटिटी हैज लीगल राइट टू सेट ऑफ एंड इंटेंशन टू सेटल ऑन नेट बेसिस। लीगल राइट टू सेट ऑफ मतलब, एग्जाम्पल, एंटिटी हैज राइट टू सेट ऑफ टीडीएस ऑफ असेसमेंट ईयर 2021 विद द टैक्स लायबिलिटी ऑफ 2020। सीधी बात है, असेसमेंट ईयर 2021 की जो टैक्स लायबिलिटी है उसके अगेंस्ट क्या मैं टीडीएस का क्लेम ले सकता हूं? ऑब्वियसली यार, मुझे इनकम टैक्स बोलता है, पर क्या असेसमेंट ईयर 2021 की टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट मैं असेसमेंट ईयर 21-22 का टीडीएस क्लेम कर सकता हूं? नहीं।
तो इसका मतलब अगर सेम असेसमेंट ईयर के करंट टैक्स असेट और लायबिलिटी हैं तो सेट ऑफ हो जाएंगे, अगर डिफरेंट असेसमेंट ईयर के करंट टैक्स असेट और लायबिलिटी हैं तो वो आपस में सेट ऑफ नहीं होंगे, बिकॉज नो लीगल राइट टू सेट ऑफ। और दूसरा इंटेंशन, क्या मेरा इंटेंशन, ऑब्वियसली मेरा इंटेंशन है भाई, मैं पूरा थोड़ी टैक्स पे करूंगा, मैं तो सेट ऑफ करके पे करूंगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। अब ऐसा डीटी डिटेल में भी होगा, ऐसा करंट टैक्स असेट करंट टैक्स लायबिलिटी में होगा। डीटी डिटेल में कब होगा, आज मैंने डीटी एल बनाया ये सोच के कि अगले साल ज्यादा टैक्स लगेगा, आज मैंने डीटी ए बनाया ये सोच के कि अगले साल नहीं, उसके अगले साल, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर मुझे टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। सोचो अब क्या ये डीटीए डीटीएल को सेट ऑफ करूं, नहीं, क्यों, क्योंकि डीटीएल के केस में मेरा टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स होगा नेक्स्ट ईयर में, डीटीए के केस में मेरा टाइमिंग डिफरेंस होगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में, मतलब दोनों अलग अलग ईयर में रिवर्सल हो रहे हैं, मैं नेट ऑफ नहीं कर सकता। पर अगर दोनों सेम ईयर में रिवर्स हो रहे हैं तो मैं नेट ऑफ कर सकता हूं। प्रेजेंटेशन ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स, सर हमें कहां दिखाना चाहिए, मैं दोनों बता देता हूं, बैलेंस शीट इफेक्ट और पी&एल इफेक्ट। पी&एल इफेक्ट में तो आपने देख लिया, आफ्टर पीबीटी शो टैक्स एक्सपेंस ऑन करंट टैक्स, आप पहले करंट टैक्स दिखाते हो, डीटीएल अगर आपने बनाया होगा तो वो दिखाओगे, डीटीए बनाया होगा तो आप माइनस करोगे, डीटीए का रिवर्सल आप प्लस करोगे, डीटीएल का रिवर्सल माइनस करोगे। सर रिवर्सल कैसे, डीटीए बनाया था तो एंट्री किया था डीटीए टू पी&एल, पर अगर मुझे इसका रिवर्सल करना है तो मैं एंट्री करूंगा पी&एल टू डीटीए। तो सोचो पी&एल टू डीटीए किया मतलब वापस से पी&एल डेबिट हो गया, और डीटीएल की एंट्री क्या होती है, पी&एल डेबिट टू डीटीएल, पर इसका अगर मुझे रिवर्सल करना है तो मैं एंट्री करूंगा डीटीएल टू पी&एल। सर रिवर्सल कब होता है, फ्यूचर में, जब आपका, आप बोल रहे थे ना फ्यूचर में टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा, लग गया तो रिवर्स कर दो। सो अगर मैं बोलूं तो ये और ये सेम है, दोनों के केस में पी&एल क्रेडिट हो रहा है, पर ये और ये सेम है, दोनों के केस में पी&एल और पी&एल डेबिट हो रहा है, ठीक है। इसीलिए अगर आप देखोगे डीटीएल रिकॉग्निशन प्लस हो रहा है तो डीटीए रिवर्सल प्लस हो रहा है, और डीटीए रिकॉग्निशन तो डीटीएल रिवर्सल माइनस माइनस हो रहा है। बैलेंस शीट में करंट टैक्स असेट करंट टैक्स लायबिलिटी करंट में दिखेगा, नॉन करंट में नहीं दिखेगा, करंट असेट करंट लायबिलिटी में। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस करंट टैक्स लायबिलिटी, अदर करंट असेट्स करंट टैक्स असेट। सर प्रोविजन फॉर टैक्स को कहां दिखाते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। टीडीएस एडवांस टैक्स को कहां दिखाएंगे, अदर करंट असेट्स में, अगर सेट ऑफ नहीं कर पा रहे हो तो। डीटी डिटेल इसको नॉन करंट में दिखाओगे, नॉन करंट का सेपरेट हेड है बैलेंस शीट का। आई होप आपने किया होगा एग्जाम से पहले शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट का फॉर्मेट और पी&एल का फॉर्मेट जरूर करके जाना। रिमेंबर क्या याद रखना है, डीटीए डिटेल नो डिस्काउंटिंग एट प्रेजेंट वैल्यू। डीटीए डिटेल बनाते वक्त आपको कभी डिस्काउंटिंग नहीं करनी। सर डिस्काउंटिंग की बात क्यों माइंड में आएगी, क्योंकि हमने बोला था कि डीटीए डिटेल हमेशा फ्यूचर का टैक्स होता है, तो भी आप डिस्काउंटिंग नहीं करोगे। मेजरमेंट एट एप्लीकेबल टैक्स रेट, डीटी डिटेल किस रेट पे मेजर होगा, जो भी अभी रेट अप्लीकेबल हो चुका है, जो भी अप्लाई हो चुका है, ऐसा रेट जो अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है उस पे नहीं होगा। रिव्यूड रिकैलकुलेटेड एट ईच बैलेंस शीट डेट, आपको हर बैलेंस शीट डेट पर चेक करना है कि जो आपने डीटीए क्रिएट किया था क्या वो अभी भी सही है, आपने क्रिएट किया था बेस्ड ऑन रीजनेबल सर्टेनिटी या वर्चुअल सर्टेनिटी, तो अभी भी आपकी सर्टेनिटी सही है कि नहीं। अगर अब आपको शक हो रहा है कि नहीं यार मैंने डीटीए बेवजह क्रिएट कर लिया, तो आप उसको रिवर्स कर लो। वाइज वर्सा, आपने पहले डीटीए क्रिएट नहीं किया था क्योंकि पहले आपके पास सर्टेनिटी नहीं थी, अब आप अगली बैलेंस शीट डेट पे आप बोल रहे हो कि नाउ इट इज सर्टेन कि मुझे फ्यूचर में इनकम होगी, तो अब क्रिएट कर लो। गाइस आई होप आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा। दिस वॉज द चार्ट रिविजन, क्विक चार्ट रिविजन। आई होप ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, चाहे इंटर के स्टूडेंट्स हो चाहे सीए फाइनल ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस। अगले लेक्चर अगले चार्ट रिविजन में मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज।